हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन फाइल्स पे। तो आज हम ये आरआरबी एनटीपीसी का लेक्चर 6 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो हम लोग इसके 5 लेक्चर पहले कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, जिससे आप वहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कि क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं इस सीरीज में अगले लेक्चर की तरफ, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक आया हुआ है कि विच विटामिन इज नीडेड फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में जो है हमारा कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन के, जो है हमारा वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो विटामिन से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि विटामिन ए जो है, इसको हम लोग इसका जो वो नेम है उसको बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा विटामिन डी जो है, इसको फेमसली कैल्सिरॉल नाम से जाना जाता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक, अब ये ए डी ई के जो हैं, ये 4 विटामिन जो इसमें मेंशन है ए डी ई के, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं फैट सॉल्यूबल, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ विटामिन बी होते हैं जो जिसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे विटामिन बी में एक विटामिन बी 1 होता है जिसको थायामीन नाम से जाना जाता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं, तो बी 1 को थायामीन कहते हैं। इसके अलावा बी 2 जो है उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बी 9, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बी 9 को बोला जाता है फॉलिक एसिड। ठीक, फॉलिक एसिड। तो इतनी चीज़ें आपको विटामिन से रिलेटेड प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक विटामिन सी होता है, विटामिन सी को जो है हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको फेमसली इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नेम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे और लोगों को हेल्प मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सब्सटेंस हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें पूछा गया कि जो हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किस सब्सटेंस की होती है। तो अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी सब्सटेंस की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी को हमें इंक्रीज करने के लिए उसके यूनिट मास की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हम यूनिट मास की एनर्जी इंक्रीज करने के लिए जो भी टेम्परेचर में चेंज लाते हैं उसी को उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। ठीक, और ये जो होता है ये वाटर का हाईएस्ट होता है। ठीक, वाटर जो है उसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट भारत रत्न। इनमें से किसे भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो भारत रत्न की बात करें, जो पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर, जिनको 40 ईयर्स की एज में, जब ये 40 साल के थे तब इनको भारत रत्न दिया गया, सचिन तेंदुलकर जी को। इसके अलावा हम बात करें कुछ क्रिकेट से रिलेटेड और एक्स्ट्रा नॉलेज की जो आपको पता होनी चाहिए, कि जो इंडियन टीम के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन थे। इंडियन टीम के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन जो थे ये थे लाला अमरनाथ, ये आप याद रखेंगे, लाला अमरनाथ। इसके अलावा फर्स्ट जो है ओडीआई कैप्टन, वनडे इंटरनेशनल कैप्टन कौन थे, तो ये थे जो हैं अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर। तो ये फर्स्ट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको करंट में क्या हुआ, जैसे अभी हाल ही में भारत ने 2024 का T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता, तो ये भारत ने कौन से नंबर का, तो ये सेकंड T20 इंटरनेशनल टाइटल था इंडिया का। जब पहला जीता था तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। इस बार के जो होस्ट थे वो कौन कौन थे, यूएसए और वेस्ट इंडीज़। तो कुछ चीज़ें, और रनर अप कौन था, रनर अप आपका साउथ अफ्रीका था। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए साथ ही साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकोर वट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड इन।
तो अंकोर वर्ड जो है ये इसकी एक खास बात है कि ये जो है वर्ड्स लार्जेस्ट, पहली चीज जो है ये वर्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे बड़ा आप टेम्पल कह लीजिए या कुछ भी, सबसे बड़ा ये रिलीजियस स्ट्रक्चर है। और जो है ये जो है कंबोडिया में है। तो ये एक करंट अफेयर का एक तरीके से ये टॉपिक हो गया। लेकिन अब इसमें कंबोडिया का आपका कैपिटल याद होना चाहिए, जो कि आपसे स्टैटिक में पूछ सकता है कि कंबोडिया जो कि न्यूज़ में रहा है उसका कैपिटल क्या है। तो जो कंबोडिया है उसका कैपिटल है फिनोम फे। ठीक, फिनोम फे। ठीक, तो ये आप याद रख लेंगे यहाँ से, और कुछ इसमें खास नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि विच ए 200 ग्राम बॉल इज केप्ट ऑन द टेबल ऑफ हाइट 500 मीटर। मतलब एक टेबल पे बॉल रखी हुई है, तो हम लोग सारी चीज़ें पहले मेंशन कर लेंगे। जो मास है बॉल का वो है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को हम पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 0.2 kg। ठीक, ये हम लोग लिख लेंगे पहली चीज़। फिर जो हाइट है वो दी हुई है 5 मीटर, वो मेंशन कर लेंगे। फिर वो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, और जी की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम हो गया आपका 0.2 kg। ठीक, एच हो गया आपका 5 मीटर, और जी हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है mgh, यानी मास इनटू ग्रेविटेशनल जो हम लोग g से मल्टीप्लाई करते हैं, और h कितनी हाइट पे है, तो मास है 0.2 kg, ये g इसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 10, h जो है आपका है हाइट जो है वो 5 मीटर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको फॉर्मूले से रिलेटेड पता होनी चाहिए, जैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh है। इसी तरीके से अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछता तो वो होता है, उसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, हाफ mv²। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो है ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना पूछ के यहीं पे रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछता तो भी इसका आंसर ओम मीटर ही होता है। इसका सही आंसर है ओम मीटर। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब आपके सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको कितना ऑब्स्टिकल ऑफर हो रहा है किसी सर्किट में, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, और रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह ही रेजिस्टिविटी होता है, जिसको ओम मीटर में मेजर किया जाता है। ये बताता है कि मटेरियल की एबिलिटी कितनी है करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट्स टू इट्स लीव्स। इनमें से कौन जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लांट टिश्यू की जानकारी होनी चाहिए। ये एक बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक फिगर दिया हुआ है आपको, इससे आसान तरीके से लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जो हमारा प्लांट टिश्यू है किस तरीके से वो डिवाइडेड है। तो सबसे पहले बात करूँ अगर मैं प्लांट टिश्यू की, तो जो प्लांट टिश्यू है उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू भी बोला जाता है इसे, डिवाइडिंग टिश्यू इसका नाम होता है, डिवाइडिंग। पूछ सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम और क्या बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक, परमानेंट। तो ये 2 तरीके के टिश्यू प्लांट में पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, मतलब ये ग्रो करते रहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एपिकल। ठीक, एपिकल। दूसरा होता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। तीसरा होता है आपका लेटरल। ठीक, ये 3 तरीके के आपके डिवाइडिंग टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो आपका जो जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और जो कि फ्लोएम होता है ये फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे फूड, वाटर की जगह फूड होता, फूड मेंशन होता, फूड को लीव से अदर पार्ट में कौन पहुँचाता है, तो वो फ्लोएम होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप प्लांट टिश्यू को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और पूछे जा सकते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन आप सेक्शन वाइज देख पा रहे होंगे, जैसे कि फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, फिर बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, कुछ स्टैटिक थे। अब यहाँ पे जो है कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, विच वॉज द मेन गॉड वर्शिप्ड ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में जो मेन गॉड, किस गॉड को वर्शिप किया जाता था। तो जो ऋग वैदिक पीरियड था उसमें इंद्र भगवान को ज़्यादा पूजा जाता था। इसके अलावा इंद्र भगवान के अलावा और भी नेचुरल चीज़ों को उसमें ज़्यादा मान्यता दी गई थी और उन चीज़ों को ज़्यादा वर्शिप किया जाता था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाण एट। गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण कहाँ पे अटेंड किया था। तो गौतम बुद्ध जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं हिस्ट्री में, और इनकी लाइफ से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें गौतम बुद्ध के इनिशियल नाम की। जब गौतम बुद्ध, एक्चुअली इनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके माता पिता द्वारा इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। ठीक, बाद में जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो इनकी शादी हो जाती है। जो और एक चीज़, इनकी जो साक्या ट्राइब से थे, इनके पिताजी साक्या ट्राइब को बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये इनको फाउंडर माना जाता है बुद्धिज़्म का। बुद्धिज़्म जो आज जो धर्म है जिसका पालन किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा खोजा गया, इन्हीं ने इसका वो किया आगे, इन्हीं के चलते ये इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और ये इस धर्म को आगे बढ़ाया गया। अब बात करें गौतम बुद्ध जो है, इनका फर्स्ट सेरेमन, पहला सेरेमन जो है, ये भी पूछा जाता है, इन्होंने पहला सेरेमन जो है वो सारनाथ में दिया था। ठीक, सारनाथ में दिया था पहला सेरेमन। और इनको निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी, पीपल ट्री के अंदर, एट द एज ऑफ 35। जब ये 35 साल के थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, फर्स्ट सेरेमन हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो भी कई बार पूछा जाता है कि इनकी डेथ जो है वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक, कुशीनगर में साल ट्री के अंदर इनकी डेथ हुई थी, साल ट्री। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है जो इनकी लाइफ से रिलेटेड वो पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब इसमें कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो उसको आप लोग बजट नाम से जाना जाता है। यूजुअली हम इसको यूनियन बजट कहते हैं। ठीक, यूनियन बजट जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है हर एवरी ईयर, आप जानते होंगे फरवरी के मंथ में, फरवरी। ठीक, और इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इसमें वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट बजट इन 1947, इसको प्रेजेंट किसने किया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये प्रेजेंट किया था आर.के. षणमुखम, आर.के. षणमुखम शेट्टी। ठीक, तो इनका नाम याद रखेंगे, फर्स्ट बजट से रिलेटेड है इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है बी.एन. राव। ठीक, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको चीज़ पता होनी चाहिए, जो एक चीज़ जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे उसके अंदर उसके हेड कौन थे, उसके अंदर मेंबर कौन कौन से थे, ये पता होना चाहिए। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो उसके चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर साहब। ठीक, और इसमें इनके अलावा 7 मेंबर थे जो कि थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यंगर, डी.पी. खेतान, मित्तर साहब, और भी 2-3 नाम है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। आप एक बार सारे मेंबर्स को देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेंबर नहीं था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रेम बिहारी हैं, इनका भी एक अहम रोल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो जो प्रेम बिहारी है इनको कैलीग्राफर बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये याद रखेंगे, कभी कभार पूछ लेता है हु इज़ नोन एज द कैलीग्राफर। ठीक, तो कैलीग्राफर बोला जाता है इनको, GRAP, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा अटक रही है पेन, PHER। ठीक, कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर होगा प्रेम बिहारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेसेस इन इंडिया हैव मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। इनमें से कौन सा टेम्परेचर, कौन सी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एक्चुअली उन जगहों पर ज़्यादा होता है जो
सी से काफ़ी दूर होती हैं, समुद्र से काफ़ी दूर होती हैं। तो जैसे कि आप अंडमान जानते हैं, महाराष्ट्र जानते हैं, कन्याकुमारी, ये सब समुद्र के पास हैं या किसी भी रिवर बॉडी के पास हैं, तो ये इनका जो है इनके टेम्परेचर में डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है। जबकि जैसलमेर जो है ये आपका काफ़ी दूर है सी से या उससे, और ये जैसलमेर जो है राजस्थान में है, तो वहाँ पे आप डिज़र्ट एरिया भी जानते हैं होता है उस साइड। तो ऐसी जो डिज़र्ट एरिया वाली जगह होते हैं वहाँ पे जो रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो सैंड होती है वो काफ़ी जल्दी गर्म और काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस का, तो आप वो जगह मेंशन कीजिएगा जो डिज़र्ट के आसपास हो या डिज़र्ट एरिया में हो। जैसे कि थार डिज़र्ट भी, अगर थार डिज़र्ट ऑप्शन में होता है तो आप उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर जो है इसको हम लोग एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। विंड वेन जो है ये विंड के डायरेक्शन को बताती है, विंड डायरेक्शन। ठीक, इसके अलावा थर्मोमीटर तो आप सभी जानते हैं टेम्परेचर चेक करने का लिए आता है। और एक चीज़ होती है कॉन्टीन्यूअस टेम्परेचर को चेक करने के लिए। जैसे आपको किसी बॉडी का 1 घंटे तक का कांस्टेंट कॉन्टीन्यूअस टेम्परेचर चाहिए, कॉन्टीन्यूअस रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं टेम्पोग्राफ। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और भी अगर कोई डिवाइस हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो यहाँ से है, यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं कि आपको करंट अफेयर्स भी कुछ पता होनी चाहिए। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, केवल आपको याद करते जाना है। जो भी आंसर है एक बार आप रीड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, तो इसका सही आंसर है प्रीति सुदान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोदेरमा थर्मल पावर स्टेशन इज इन, कोदेरमा थर्मल पावर स्टेशन जो है ये न्यूज़ में रहा है, तो इसका सही आंसर है ये झारखंड में है। इसके अलावा आप कुछ और भी इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन की लोकेशन देख लीजिएगा। जैसे तारापुर जो है, एक तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, ये सब कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप देख के जाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुधवा टाइगर रिजर्व इज इन, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा सारिस्का और सिमलीपाल ये कहाँ पे हैं? ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी न्यूज़ में रहे हैं। तो जो आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क है ये आपका उड़ीसा में है। ठीक, इसके अलावा जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में है, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, और राजस्थान में काफ़ी ढेर सारे टाइगर रिजर्व हैं, तो वहाँ पे जैसे कि रणथंभौर भी एक है। ठीक, ये भी राजस्थान का ही है। तो ये सब न्यूज़ में रहे हैं, इसलिए एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉट इज़ काला मजेथू रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये क्या है काला मजेथू? तो ये एक रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म है, रिचुअल परफॉर्म किया जाता है उसमें, ये एक आर्ट फॉर्म है, मतलब इसका सही आंसर है बी, आर्ट फॉर्म है ये एक तरीके का। ठीक, ये आप याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड EOS, पहले तो EOS क्या है? EOS है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की? तो ये हमारे अपने देश इसरो ने लॉन्च की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीस्ता रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, तीस्ता रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो तीस्ता रिवर जो है ये नियर पहुरी ग्लेशियर के पास से ऑरिजिनेट होती है। वहाँ पे एक चोलामू लेक है इसके नियर अबाउट, चोलामू लेक। ठीक, तो अगर ग्लेशियर आपसे पूछे किस ग्लेशियर से, तो पहुरी ग्लेशियर से आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंडेमॉन न्यूली लॉन्च्ड एयर टू सरफेस मिसाइल इज ऑफ, तो जो विंडेमॉन मिसाइल है ये पहली चीज़ जो आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक, यानी हवा से ज़मीन पे मार करने के लिए। अब ये जो है इसकी ओरिजिन कंट्री जो है ये इज़राइल है, इज़राइल में बनाई गई है। ये लॉन्ग रेंज है, अगली चीज़ ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ठीक, इसके अलावा ये एक क्रूज़ मिसाइल है। ठीक, मिसाइल दो तरीके की होती हैं, एक क्रूज़ मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, तो ये क्रूज़ मिसाइल है। अब क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि विंडेमॉन एक क्रूज़ मिसाइल है। ठीक है, तो बस इसके बारे में आप इतना जान सकते हैं, काफ़ी होगा।
बढ़ते हैं यहाँ पे, अब इसके आगे कुछ है नहीं तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो। होप आपके लिए ये जो भी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अगर कुछ चीज़ें आप और इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ चीज़ें पसंद आ रही हो आपको अगर इस वीडियो में तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसे अच्छे वीडियो और बनाने का। थैंक यू।